आरबीआई ने एक ही झटके में 150 एनबीएफसीज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक फाइनेंशियल दुनिया में एक बड़ा हड़कंप मच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इन कंपनीज में लगा आपका पैसा डूब सकता है? और क्या आपकी एफडी भी खतरे में है? नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी पूरी सच्चाई को आसान भाषा में समझेंगे। आज का टॉपिक है आरबीआई का सबसे बड़ा क्रैकडाउन। चलिए इस मैसिव एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। इस नंबर पर गौर कीजिए दोस्तों, 150। जी हां, अप्रैल 6 से लेकर अप्रैल 21 के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतनी सारी फाइनेंशियल कंपनीज के रजिस्ट्रेशन एक ही स्ट्रोक में कंप्लीटली कैंसिल कर दिए हैं। ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं है, ये फाइनेंशियल सेक्टर की एक बहुत ही मैसिव सफाई है जिसका असर पूरे मार्केट पर हो रहा है। तो इस फाइनेंशियल भूकंप का एपिसेंटर कहां था? अगर हम इम्पैक्ट देखें तो टोटल 150 में से 75 कंपनीज यानी आधी से ज्यादा वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड थी, खास करके कोलकाता और उसके आसपास। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर आता है दिल्ली का, जहां 67 कंपनीज का लाइसेंस छीन लिया गया। बाकी बची हुई 8 कंपनीज तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार और एमपी जैसे स्टेट्स में फैली हुई थीं। ये साफ दिखाता है कि ये डोरमेंट एंटिटीज हिस्टोरिकली किन एरियाज में क्लस्टर होती थीं। अब इस मास कैंसिलेशन के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही बर्निंग क्वेश्चन घूम रहा है। क्या आम पब्लिक के लोन्स और उनकी डिपॉजिट की गई गाढ़ी कमाई सच में खतरे में है? इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा या नहीं, इसे समझने के लिए पहले थोड़ा बेस क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं एनबीएफसी आखिर होता क्या है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखिए, ये कंपनीज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं जो लोन देती हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देती हैं, ईएमआई फाइनेंस करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रॉपर बैंक्स नहीं होती। मतलब यहां से आपको लोन या फाइनेंस तो मिल जाएगा, पर इनके पास नॉर्मल बैंक जैसे पावर्स नहीं होते। ये उन लोगों को क्रेडिट देती हैं जो ट्रेडिशनली बैंक्स तक नहीं पहुंच पाते। बैंक और एनबीएफसी के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझना यहां बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है दोस्तों कि एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट, और ना ही वो खुद पर ड्रॉ किए गए चेक्स इशू कर सकती हैं, क्योंकि वो देश के कोर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा बिल्कुल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई के पास इन 150 लाइसेंसेस को एक साथ उड़ा देने की पावर आई कहां से? जवाब मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IA सब सेक्शन 6 में। ये वो एब्सोल्यूट लीगल मैंडेट है जो आरबीआई को उन कंपनीज का लाइसेंस रिवोक करने की ताकत देता है जो रूल्स तोड़ती हैं या अपना बिजनेस ठीक से नहीं चलाती। इसी लॉ की वजह से ही ये मैसिव पर्ज पॉसिबल हो पाया है। तो इन 150 कंपनीज ने ऐसी कौन सी फेटल गलती की थी? आरबीआई के अकॉर्डिंग इनमें से कई एनबीएफसीज रेगुलेटरी रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही थी। 3 बड़े रीजन सामने आते हैं। पहला, रेंट ए लाइसेंस एपिडेमिक, जहां इन कंपनीज ने अनरेगुलेटेड और प्रेडेटरी डिजिटल लोन ऐप्स को इल्लीगली अपना नाम यूज करने दिया। दूसरा बड़ा कारण था कैपिटल इरोजन, और तीसरा था कंप्लायंस ब्लैक होल, यानी ऐसी ज़ॉम्बी कंपनीज जिन्होंने लाइसेंस तो ले लिया पर कभी बिजनेस शुरू ही नहीं किया या रिटर्न्स फाइल करना बंद कर दिया। चलिए इस दूसरे पॉइंट यानी कैपिटल इरोजन को और डीपली समझते हैं। देखिए, आरबीआई की एक बहुत स्ट्रिक्ट बेसलाइन रिक्वायरमेंट है कि किसी भी स्टैंडर्ड एनबीएफसी के पास कम से कम 10 करोड़ रुपए का नेट ओन्ड फंड यानी एनओएफ होना ही चाहिए। हुआ ये कि बहुत सी छोटी और पोरली मैनेज्ड कंपनीज एनपीए बढ़ने की वजह से मैसिव लॉसेज में चली गईं। वो इस 10 करोड़ के बेसलाइन को मेंटेन नहीं कर पाईं, जिसका डायरेक्ट नतीजा था फोर्स्ड कैंसिलेशन। अब आता है सबसे बड़ा सस्पेंस। बहुत लोग सोच रहे हैं, अगर एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, कंपनी बंद हो गई, तो क्या लोन भी खत्म? क्या एग्जिस्टिंग लोन्स पूरी तरह माफ हो जाएंगे? क्या अब आगे से ईएमआई नहीं भरनी पड़ेगी? इसका बहुत ही क्लियर जवाब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूटली नॉट। अगर आपने किसी ऐसी एनबीएफसी से लोन लिया है तो रीपेमेंट आपको 100% करना ही पड़ेगा। रीपेमेंट कंप्लीटली मैंडेटरी और लीगली बाइंडिंग है। लाइसेंस कैंसिल होने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो कंपनी अब नए फाइनेंशियल बिजनेस नहीं कर सकती या नए लोन्स इशू नहीं कर सकती, लेकिन जो पुराने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पूरी तरह वैलिड रहते हैं। बोरोड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों हर हाल में चुकाना पड़ेगा। और अगर कोई भी यहां ईएमआई रोकने की भूल करता है ना, तो उसके फाइनेंशियल फ्यूचर पर सीधा और भयानक असर पड़ेगा।
कैंसिल हुई एनबीएफसी या फिर जिस नई एंटिटी को वो लोन असाइन किया जाएगा, वो आपके डिफॉल्ट को क्रेडिट ब्यूरोज यानी सिबिल को तुरंत रिपोर्ट कर सकती है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल रिकवरी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। चलिए, लोन्स की बात तो हो गई, पर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, उन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ जिन्होंने इन शैडो बैंक्स में अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रूप में जमा किया हुआ था। उनकी गाड़ी कमाई का आखिर क्या होगा? ये सवाल सच में पब्लिक एंजाइटी बढ़ाने वाला है। देखिए, अगर आपकी एफडी किसी ऐसी अफेक्टेड एनबीएफसी में है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। रियलिटी थोड़ी ग्रिम जरूर है, क्योंकि एनबीएफसी डिपॉजिट्स असल में हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। एक नॉर्मल बैंक एफडी में आपको 5 लाख रुपए तक का डीआईजीसी सॉवरेन इंश्योरेंस मिलता है, पर एनबीएफसी डिपॉजिट्स में ऐसा कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। इन्वेस्टर्स को पूरा रिस्क खुद बेयर करना पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ट्रैक करना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए, एक बार इन नंबर्स को कंट्रास्ट करके देखते हैं। एक तरफ तो 150 फोर्स्ड कैंसिलेशंस हुए हैं रूल्स तोड़ने की वजह से, पर वहीं दूसरी तरफ 7 ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने ग्रेस के साथ अपना लाइसेंस वॉलंटरीली सरेंडर किया है। ऐसा मोस्टली कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन, मर्जर्स या नए स्केल बेस्ड रेगुलेशंस को मीट ना कर पाने की वजह से किया जाता है। ये क्लियर करता है कि लेजिटिमेट कॉर्पोरेट एग्जिट्स भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं इस मार्केट में। हर कैंसिलेशन फ्रॉड नहीं होता। लेकिन इन सबके बीच दोस्तों, एक परफेक्ट जुडिशियल एक्सेप्शन का एग्जाम्पल भी देखने को मिला है, कृष्णा कैफिन। आरबीआई के एक्शंस के खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकती है और इस केस में एपेलेट कोर्ट ने आरबीआई को कृष्णा कैफिन का लाइसेंस रिस्टोर करने का ऑर्डर दिया। यह साफ प्रूफ करता है कि हमारे सिस्टम में लीगल चेक्स एंड बैलेंसेस पूरी तरह से और ठीक से काम कर रहे हैं। अब इस पूरे एनालिसिस के बाद सबसे एक्शनेबल हिस्सा यहां से शुरू होता है। इस बदलते और स्ट्रिक्ट होते माहौल में एक आम इन्वेस्टर इन रोग लेंडर्स या फ्रॉड डिजिटल लोन ऐप्स को कैसे पहचान सकता है? अपने हार्ड अर्न मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर हमें प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या-क्या करना चाहिए? फ्रॉड से बचने के लिए 3 सिंपल पर बेहद पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, कभी भी लोन लेने या डिपॉजिट करने से पहले आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर उस कंपनी का नाम जरूर वेरीफाई करें। दूसरा, उस कंपनी से उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमेशा मांगे। उन्हें यह डिस्प्ले करना लीगली जरूरी होता है। और तीसरा, आरबीआई के साशेत पोर्टल का यूज करें, जहां पर किसी भी फ्रॉड एंटिटी की कंप्लेंट आप इजीली कर सकते हैं। कुछ मैसिव रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। अगर कोई एनबीएफसी डिपॉजिट्स पर 12.5% से ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, वहीं रुक जाइए, क्योंकि आरबीआई का मैक्स कैप वहीं तक है। अगर ईएमआई या प्रोसेसिंग फी किसी पर्सनल बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी पर मांगी जा रही है, तो वो 100% फ्रॉड है। और अगर लोन टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला क्लियर की फैक्ट स्टेटमेंट आपको नहीं दिया जा रहा, तो समझ लीजिए वो कंपनी फेयर प्रैक्टिसेस बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही। तो क्या इस 150 एनबीएफसीज के मैसिव पर्ज को इंडिया के शैडो बैंकिंग सेक्टर के वाइल्ड वेस्ट ईरा का अंत माना जा सकता है? इस एक्शन के थ्रू आरबीआई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस के साथ आगे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो दोस्तों, आरबीआई का ये स्टेप फाइनेंशियल सिस्टम को सेफर बनाने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या आरबीआई का ये एक्शन सही है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि हर इन्वेस्टर अलर्ट रहे।